अगर आप बैंक एग्जाम्स 2026 की तैयारी कर रहे हैं लेकिन कंफ्यूज हैं कि कहाँ से शुरू करें, क्या क्या पढ़ना है, कैसे एग्ज़ाम क्लियर होता है, क्या होता है सिलेबस, कितने सारे एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, तो आज मैं आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में ख़त्म करने वाली हूँ। चाहे आप बिगिनर हो चाहे रिपीटर हो, आपके लिए ये वीडियो रामबाण होने वाला है, क्योंकि कई बार हम रिपीटर होते हैं, हमें पता नहीं होती आधी अधूरी चीज़ें और इस वजह से हम बार बार रिपीट मोड पे एग्ज़ाम देते जाते हैं। अटेम्प्ट्स पे अटेम्प्ट्स लगते जाते हैं लेकिन एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता। तो आज के इस वीडियो में कंप्लीट चीज़ें और कंप्लीट स्ट्रैटेजी जान के जाइए कि कहाँ से शुरू करना है, कौन से हैं सबसे ईजी टॉपिक्स और कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको बहुत अच्छे नंबर्स दिला सकते हैं। सबसे पहले एक चीज़ समझ लीजिए कि बैंक एग्जाम्स लाखों बच्चे देते हैं लेकिन सिलेक्शन कुछ हज़ारों का ही होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो 1000 बच्चे सही डायरेक्शन में काम कर रहे होते हैं, सही चीज़ें पढ़ रहे होते हैं, उनको पता होता है कि किस चीज़ से सिलेक्शन होता है। वही चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका एक एग्ज़ाम भी क्लियर नहीं हो रहा होता, कई बार प्रीलिम्स ही प्रीलिम्स दे रहे होते हैं, मेंस तक नहीं पहुँच पाते, और कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके लगातार 3-4 एग्ज़ाम साथ में क्लियर हो जाते हैं। तो वो जिनके 3-4 एग्ज़ाम्स क्लियर हो रहे हैं वो कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि मैंने खुद 3-4 क्या बहुत सारे एग्जाम्स लाइन से क्लियर कर रखे हैं। आइए शुरू करते हैं 2026 के सारे बैंक एग्जाम्स की कंप्लीट स्ट्रैटेजी। तो अब हम बात करने वाले हैं बैंक एग्जाम्स 2026 के कंप्लीट रोड मैप पे। अभी ये वीडियो मैं दूसरी बार रिकॉर्ड कर रही हूँ। आई हैव ऑलरेडी रिकॉर्डेड इट वंस। 17 मिनट्स का ये वीडियो ऑलरेडी हो चुका था, बट इसको फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इशू, बट आई विल डू इट। आई हैव थॉट दिस कि भाई मैं आज करके रहूँगी ये वीडियो रिकॉर्ड और प्रोवाइड करके रहूँगी आपको कंप्लीट रोड मैप। ये मेरी ज़िद है। आप लोगों की ज़िद क्या है? आप लोग भी बैंक एग्ज़ाम्स अगर क्लियर करना चाहते हो तो मेरी तरह ज़िद्दी बनो। मेरी तरह नहीं, मुझसे ज़्यादा ही ज़िद्दी बनो। आपका वो सपना होना चाहिए, वो ड्रीम होना चाहिए कि भाई मुझे ये काम करना है तो करना है, इस काम को ख़त्म करके रखना है। तो इसीलिए आप भी मेरी तरह जो है और ज़्यादा डिटरमिन्ड बनो। ठीक है, आइए बात करते हैं इस कंप्लीट रोड मैप के बारे में। देखिए, मैं आपको ना आज सारी चीज़ें बताने वाली हूँ, बैंक एग्ज़ाम्स के बारे में सारी चीज़ें। बैंक एग्ज़ाम्स होते कैसे कैसे हैं, कौन से मेजर बैंक एग्ज़ाम्स हैं, क्या उनका सिलेबस है, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको शुरू करना चाहिए जैसे, क्योंकि कई बार हम गलत टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, वो नहीं करना हमें। सही टॉपिक्स को चूज़ करेंगे और उन्हीं से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद देखिए, अल्टीमेटली हमें पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, बट सही तरीके से शुरू करोगे तभी उसको कंप्लीट कर पाओगे। कई सारे जो रिपीटर्स होंगे वो मेरी बात से रिलेट कर पा रहे होंगे कि हाँ मैम सही बोल रहे हो, अगर हम उस वाले चैप्टर से शुरू करते ना तो आज शायद हमें क्वांट्स ज़्यादा बेटर लग रहा होता। सबसे बड़ा रोना तो इसी का है। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है आपके लिए स्पीड मैथ्स पे, तो वो वीडियो जाके देख लीजिएगा आप। उसमें मैंने आपको डिटेल गाइडेंस दिया है। बाकी हम ये सारी बातें करने वाले हैं। इसके अलावा मैं आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताऊंगी कि किस तरीके से एग्ज़ाम होता है। अगर आप एकदम बिगिनर हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए रामबाण होने वाली है। और हाँ, बिगिनर से याद आया कि हमने बिगिनर का बैच लॉन्च कर दिया है भाई। बिगिनर्स के लिए भी किया है और रिपीटर्स के लिए भी लॉन्च किया है सेपरेट बैच, जिसमें हम आपको पूरी टू डू लिस्ट से आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, प्रीलिम्स और मेंस साथ में कराएंगे, जिससे कि आपको आगे जाके प्रॉब्लम ना हो, आप दोनों को साथ में क्लियर करके फाइनल सिलेक्शन ले पाएँ। और तो और वीकली बेसिस पे हमारी बातचीत होगी। मैं आपको बताऊंगी कि आपके पूरे वीक का क्या टारगेट होना चाहिए, सारी चीज़ें इसमें आपको बताई जाएंगी। तो कई कंप्लीट पैकेज आपको ये दिया जा रहा है। अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो ज़ीरो का ऐप डाउनलोड कर लेंगे, या फिर एक बहुत बढ़िया हमने स्कीम निकाली है, वो है हमारी व्हाट्सएप वाली स्कीम। उसमें क्या होगा कि हम आपको प्रोवाइड करेंगे स्पेशल डिस्काउंट्स फॉर फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स, फॉर फर्स्ट 10 एनरोलमेंट्स। जो बच्चे एनरोल करेंगे उनको हम स्पेशल डिस्काउंट्स देंगे, और साथ ही साथ जो बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ आएंगे, फ्रेंड्स के साथ एनरोल करेंगे कि भाई ये मेरा फ्रेंड है और ये मैं हूँ, हम दोनों साथ में एनरोल करना चाहते हैं, तो आपके लिए भी अच्छे खासे डिस्काउंट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम मेजर बैंकिंग एग्ज़ाम्स की। तो देखिए, ये सारे एग्ज़ाम्स तो है ही हैं।
पहले मैं आपको एक डिटेल दे देती हूँ कि बैंक एग्ज़ाम्स होते क्या हैं, बेसिक्स बता देती हूँ। देखिए, बैंक जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना, अलग अलग टाइप के बैंक्स के लिए होते हैं। एक तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होती हैं हमारी, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। इस तरीके की बहुत सारी बैंक्स हमारी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट का शेयर 51% समथिंग है या उससे ज़्यादा है। इसके अलावा हमारे पास आ जाती है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अलग से एग्जाम्स होते हैं, ऑफिसर लेवल के एग्जाम्स होते हैं और क्लर्क लेवल के एग्जाम्स होते हैं, जो आपको ये मेजर एग्जाम्स में दिख भी रहे होंगे, SBI PO, SBI क्लर्क। इसके अलावा आपका होता है RRBs का एग्जाम। RRBs मतलब रीजनल रूरल बैंक्स, जो ग्रामीण बैंक्स होती है ना, मध्यांचल ग्रामीण बैंक, उत्तरांचल, ये सारी आपने सुनी होंगी, ये सब आपकी रीजनल रूरल बैंक्स में आती है। तो यहाँ पे भी ऑफिसर और क्लर्क लेवल का एग्जाम होता है, जो आपको RRB PO, RRB क्लर्क के रूप में दिख रहा होगा। IBPS PO, IBPS क्लर्क आपका पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए होता है। इसके अलावा कई सारे रेगुलेटरी बॉडीज़ भी होती हैं, जैसे कि RBI होती है, नाबार्ड होती है, सिडबी होती है, सेबी होती है, NHB होती है। ये सारी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं जो ये इन बैंक्स को और भी कई सारे इंस्टीट्यूशंस को ये रेगुलेट करती हैं, सुपरवाइज़ करती हैं। ये सारी एंटिटीज़ के भी एग्ज़ाम्स होते हैं, ऑफिसर लेवल के और क्लर्क लेवल के। तो ये सारे एग्ज़ाम्स ऑन एंड ऑफ होते हैं, कभी होते कभी नहीं होते हैं। जो हमारे बेसिक मेजर एग्ज़ाम्स हैं, जहाँ पे आपका वैकेंसीज़ भी अच्छी खासी आती है, वो हमारे पास ये सामने एग्ज़ाम्स दिख रहे हैं। ठीक है, अगर आप इनकी अच्छे से तैयारी करते हैं तो आप रेगुलेटरी बॉडीज़ के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं, जहाँ पे थोड़ा सा सिलेबस एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है। ये दोनों एग्जाम्स आपके क्लरिकल में होते हैं, तो क्लरिकल के लिए सिर्फ 2 एग्जाम्स ही आपको देने होंगे। लेकिन अगर आप PO एग्जाम्स की तैयारी करेंगे तो PO में आपको प्रीलिम्स भी देना होगा, मेंस भी देना होगा, इंटरव्यू भी देना होगा। अब ये प्रीलिम्स का क्या चक्कर है, तो भाई प्रीलिम्स जो होता है ये क्वालिफाइंग होता है। अगर आपने इसको क्वालिफाई कर लिया, मतलब जो मिनिमम कट ऑफ आपकी गई है आपकी रिस्पेक्टिव स्टेट की या आपकी रिस्पेक्टिव कैटेगरी की जो कट ऑफ है, अगर आपने वो क्लियर कर ली तो आप मेंस देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद मेंस अगर क्लियर होता है, आपका PO एग्ज़ाम दिया है, तो इंटरव्यू भी देना है आपको और फिर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। तो इसी के बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो गया, आपका मेंस और इंटरव्यू हो गया। प्रीलिम्स आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, बट अगेन क्वालिफाई नहीं करोगे तो इस स्टेज पे कैसे पहुँचोगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट समझ गए आप। तो आगे बढ़ते हैं हम सिलेक्शन प्रोसेस पे। तो सिलेक्शन प्रोसेस ना PO एग्ज़ाम्स में आपकी 3 स्टेजेस में होती है और क्लर्क एग्ज़ाम्स में 2 स्टेजेस पे होती है। क्लर्क एग्ज़ाम्स अब में आपको एक प्रीलिम्स देना होता है जो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, मतलब आप उसको एक बार क्वालिफाई कर लेंगे तो आप मेंस तक पहुंच जाएंगे, नंबर इसके नहीं जुड़ेंगे, मेंस के ही नंबर आपके जुड़ते हैं। लेकिन अगर आप PO एग्ज़ाम्स देते हैं तो मेंस के बाद आपको इंटरव्यू भी देना होता है। ठीक है, तो आपका PO एग्ज़ाम्स में मेरिट लिस्ट में कौन कौन आता है, मेंस और इंटरव्यू, और क्लर्क में मेरिट लिस्ट में आपका मेंस के ही नंबर होते हैं। बट प्रीलिम्स भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप प्रीलिम्स ही नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे तो मेंस कैसे देंगे, इसीलिए सारे ही फेजेस आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम प्रीलिम्स के सब्जेक्ट्स पे। तो प्रीलिम्स के सब्जेक्ट्स पे हम जब बात करेंगे तो अब हम बात करते हैं प्रीलिम्स के सब्जेक्ट्स पे। प्रीलिम्स में आप देख रहे हैं क्वांट है, रीजनिंग है, इंग्लिश है। अब इन तीनों सब्जेक्ट्स तो आपके RRB के एग्ज़ाम्स में नहीं होते हैं। RRBs जो एग्ज़ाम्स हैं ये आपको ऑप्शनल देते हैं इंग्लिश को, तो इंग्लिश यहाँ पे नहीं होती। तो अगर आप इंग्लिश में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं और बैंक एग्ज़ाम्स की तैयारी फिर भी करना चाहते हैं तो RRB एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। इसमें क्या होगा, इसमें आपका रीजनिंग और क्वांट्स होता है, सिर्फ रीजनिंग और क्वांट्स होता है प्रीलिम्स में, और मेंस के अंदर ये आपका ऑप्शनल हो जाता है इंग्लिश। तो आप हिंदी भी सिलेक्ट करके इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़े। आगे मेंस के सब्जेक्ट्स जब आप देखेंगे तो आपको क्वांट्स दिखेगा, वही रीजनिंग दिखेगा, वही इंग्लिश दिखेगा, मतलब ये तीनों सब्जेक्ट्स तो सेम ही हैं। आप बोलेंगे कि मैम ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, प्रीलिम्स और मेंस में ये चीज़ सेम हो गई तो हमें कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सही बात है आपकी, आपको सिर्फ लेवल ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज़ करने रहेंगे। तो जहां आप प्रीलिम्स में बेसिक लेवल के क्वेश्चंस पढ़ रहे थे, वहां पे आप मेंस के लिए एडवांस या मॉडरेट या हाई लेवल के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपका मेंस रेडी हो जाएगा। जनरल अवेयरनेस यहाँ पे एक्स्ट्रा आ जाती है। जनरल अवेयरनेस का मतलब जो आपके करंट इवेंट्स हैं, जो आपका करंट में जो भी चल रहा है, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर में हो,
चाहे वो दूसरे सेक्टर्स में स्कीम्स वगैरह गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है, कोई रिपोर्ट्स आ रही हैं इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस की, अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं इंपॉर्टेंट पोस्ट पे, तो ये सारी चीज़ें आपकी करंट में आ जाती हैं जो जनरल अवेयरनेस का पार्ट है। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका स्टैटिक का। भाई स्टैटिक के बारे में तो मैं एक आपको कहानी बता दे रही हूँ जिससे आपको इसका इंपॉर्टेंस पता चल जाएगा। पिछले साल IBPS ने स्टैटिक का वेटेज बहुत बढ़ा दिया था, तो लास्ट ईयर के हमारे जितने भी मेंटोरशिप बैचेस थे उसमें हमने पहले ही इनको बता दिया था कि भाई स्टैटिक कर लेना, इस बार स्टैटिक भर भर के पूछा जा रहा है। इस स्टैटिक की वजह से ही बहुत सारे बच्चों का हमारे सिलेक्शन हुआ, क्योंकि बाकी सब करंट पढ़ के गए, हैवी बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ के गए, बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस बहुत कम आए और स्टैटिक के बहुत ज़्यादा है। तो जिन्होंने स्टैटिक पढ़ लिया था उनके काफ़ी सारे सिलेक्शंस हो गए, तो ये चीज़ भी एक हमारी बहुत अच्छी हुई। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि स्टैटिक का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बिगिनर्स की स्ट्रैटेजी पे। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी। ठीक है, आप अगर एकदम बिगिनर हैं और बैंक एग्ज़ाम्स की तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो मैं आपको सारे टॉपिक्स बता दूंगी जो जो आपको शुरू में स्टार्ट करने हैं। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, गलत टॉपिक से शुरू कर लेते हैं, हम नंबर सिस्टम लेके बैठ जाते हैं। क्वांट्स में नंबर सिस्टम नहीं लेके बैठना होता है स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में बहुत इजी टॉपिक से शुरू करेंगे आप, तब जाके आप धीरे धीरे इन टॉपिक्स पे आगे बढ़ेंगे, फिर आपको मज़ा भी आएगा। फिर क्वांट्स पढ़ने में कभी भी सर नहीं दुखेगा, क्योंकि ज़्यादातर हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं यही बोलते रहते हैं मैम क्वांट्स से डर लगता है, क्वांट्स का बता दीजिए कुछ। तो क्वांट्स गलत तरीके से, अगर आप एक बिगिनर हैं और गलत तरीके से शुरू करेंगे तो वही कैटेगरी में आप भी चले जाएंगे कि मैम क्वांट्स का तो कुछ सरदर्द निपटवाइए। ठीक है, तो क्वांट्स का सरदर्द नहीं पालना है। हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से हमें क्वांट्स को शुरू करना है। सबसे पहले आता है आपका सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन आता है सबसे पहले। सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, बेसिक मैथ्स होती है जहाँ पे आपको कैलकुलेशन स्पीड करनी रहती है। ठीक है, जैसे कि आपका प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, ये सारे जो बॉड मास के रूल्स होते हैं वो काम करते हैं आपके सिंप्लीफिकेशन में। तो आप शुरू यहाँ से करेंगे तो आपको एक बढ़िया इंटरेस्ट भी जनरेट होगा और आपको मज़ा आएगा क्वांट्स करने में। ठीक है, तो शुरू हमेशा सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन जैसे टॉपिक से कीजिए। इसके बाद नंबर सीरीज़ आ जाता है आपका, मिसिंग नंबर सीरीज़, रॉन्ग नंबर सीरीज़, यहाँ से आप इसको पढ़ेंगे। इसके बाद अर्थमेटिक में आप शुरू करेंगे परसेंटेज से। अब मैं परसेंटेज क्यों बोल रही हूँ, आपको पता होगा कि बैंकिंग में आपकी डेटा इंटरप्रिटेशन DI भी आती है, और DI में जो प्रीलिम्स लेवल की DI है, अब मेंस लेवल में ना इसका बहुत हाई रूप देखने को मिलता है, लेकिन प्रीलिम्स लेवल की जो DI है वो आपके कुछ बेसिक टॉपिक्स जैसे परसेंटेज, रेशियो एंड प्रपोर्शन और एवरेज, ये 3 टॉपिक्स अगर आपने कर लिए अच्छे से तो आपकी DI बढ़िया हो जाएगी। तो शुरू अपन इन्हीं टॉपिक से करेंगे और उसके बाद हाई लेवल के टॉपिक्स पे आगे बढ़ेंगे। और ये बहुत ही ईजी लेवल के भी टॉपिक्स हैं, आपको पढ़ने में भी इंटरेस्ट आएगा और आपके लिए जो क्वांट सरदर्द बन जाती है वो नहीं बनेगी अगर आप इन टॉपिक से शुरू करेंगे। उसके बाद हमें प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, ठीक है, स्पीड टाइम डिस्टेंस, मिक्सचर एलिगेशन, ये सारे टॉपिक्स करने हैं, बट धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। पहले शुरू इससे करेंगे। अब देखिए आपको खुद अगर नहीं समझ में आ रहा है कि मैम हम कैसे रोज़ कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ें, कई बार मैंने बच्चों से ये भी चीज़ सुनी है कि मैम हमने परसेंटेज शुरू किया है, ख़त्म नहीं हो रहा, हमने रेशियो एंड प्रपोर्शन कर लिया है लेकिन भूल गए वापस से क्वेश्चंस। तो ये सारी प्रॉब्लम्स अगर आप फेस कर रहे हैं तो हमारे मेंटोरशिप का पार्ट बनिए, वहाँ पे हम कंसिस्टेंटली आपको पढ़ाएंगे। हम आपको ये इंश्योर करेंगे कि अगर आपने एक टॉपिक कर लिया है तो दोबारा से उसको रिविजिट आपको नहीं करना पड़ेगा, दोबारा से वही वीडियोस नहीं देखनी पड़ेंगी, क्योंकि भाई 10-10 वीडियोस होती हैं एक एक चैप्टर की। दोबारा अगर पढ़ते रहोगे तो बाकी चैप्टर्स कब कंप्लीट करोगे। तो आपको चाहिए एक बढ़िया सा प्लान, वो प्लान हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। वैसे मैं आपको यूट्यूब वीडियोज़ पे भी ना बहुत फ्री कॉन्टेंट प्रोवाइड करती हूँ, तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी वैसे मेंटोरशिप बैच की। लेकिन ज़रूरत कहाँ पड़ती है, जब हम खुद से कंसिस्टेंटली नहीं प्रिपेयर कर पाते हैं, कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं। ठीक है, उसी वक्त आपको मेंटोरशिप की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आपकी ये प्रॉब्लम है तो मेंटोरशिप इज़ बेस्ट सोल्यूशन फॉर यू। बहुत सारे बच्चे बहुत कंसिस्टेंट हुए हैं, बहुत सारे फीडबैक्स हमें मिलते रहते हैं और दे आर हाईली सेटिस्फाइड विद आर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये चीज़ आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। और कैसे आपको एनरोल करना है, जीरो ऐप पे जाके एनरोल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे आपको बढ़िया बढ़िया डिस्काउंट्स तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर भी आपको शो हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं रीजनिंग के बेसिक्स पे। रीजनिंग के बेसिक्स में आप देखेंगे तो इक्वालिटी आपका आता है, बहुत इजी टॉपिक, बहुत अच्छे से आप इसको पढ़ सकते हैं। बैंकर्स पॉइंट पे एक सर पढ़ाते हैं अंशुल सैनी नाम से, उनसे पढ़िए आप ये वाला टॉपिक।
कोडिंग डिकोडिंग अंकुश लांबा सर ने पढ़ा रखा है, सिलॉग्स भी बैंकर्स पॉइंट अंशुल सैनी सर। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत इजी टॉपिक्स हैं और आपको रीजनिंग में मज़ा आ जाएगा पढ़ने के बाद। फिर आपका ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस, ये भी कुछ ऐसे मिसलिनियस टॉपिक्स हैं जो आपको अच्छे नंबर दे देते हैं एग्जाम में। तो यहाँ से आप शुरू करेंगे और फिर आप आएंगे पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट पे। ठीक है, पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट पे इसके बाद आएंगे और पहले आप मिसलिनियस के ये कुछ टॉपिक्स जो मैंने आपको बताए हैं वो वाले आप कवर करेंगे। ठीक है, इसके बाद आप आएंगे इंग्लिश पे। इंग्लिश में देखेंगे, अब देखिए ग्रामर बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। हम क्या करते हैं, मैं खुद अपने वीडियोस में बोलती हूँ कि भाई ग्रामर के ना बेसिक्स आप इधर उधर से मत पढ़ो। सबसे अच्छा सोर्स जो होता है वो 7th-8th क्लास की ग्रामर बुक होता है। वहाँ से अगर आपने बेसिक्स पढ़ लिया, अगर आपको नाउन का बेसिक मतलब पता है, मैं आपको नहीं बोल रही कि बड़े बड़े रूल्स बताओ आप मुझे, नहीं, आपको बेसिक पता होना चाहिए। चलो इसी बात पे आप कमेंट सेक्शन में लिखो कि आपको नाउन से क्या समझ में आता है। बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है, मैं आपको नहीं बताऊंगी, लेकिन आप मुझे बताओ कि आपको क्या आता है, नाउन के बारे में आप क्या जानते हो। अगर आपने सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच इतने बेसिक लेवल से कर लिए, आपको सिर्फ इतना ही करना है, बेसिक्स आपके रेडी हो जाएंगे ना, उसके बाद एडवांस लेवल आपको बहुत ईजी लगेगा। हम क्या करते हैं, हमारा फाउंडेशन ही गड़बड़ रहता है, हमें खुद नहीं पता होता नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या, एडवर्ब क्या। लेकिन अगर हमें ये चीज़ें पता होंगी तो एडवांस वाले जो रूल्स होंगे वो हमारे दिमाग में बहुत आसानी से फिट हो जाएंगे, भूलेंगे नहीं हम दोबारा। इसके अलावा रीडिंग हैबिट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भाई। पूरा बैंक एग्जाम ना बड़े बड़े पैराग्राफ वाले क्वेश्चन से भरा हुआ है, चाहे आप इंग्लिश की बात करो, चाहे रीजनिंग की, चाहे क्वांट्स की, चाहे जनरल अवेयरनेस की, हर कहीं आपको बड़े बड़े पैराग्राफ्स मिलेंगे। अगर आप चाहते हो कि ये पैराग्राफ्स आपका सरदर्द ना बने और आप बहुत ईजिली इनको कॉम्प्रीहेंड कर पाओ, तो रीडिंग हैबिट डेवलप कर लेना। अगर आपको बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं समझ में आती तो बेसिक बुक्स से स्टार्ट करो। बेसिक बुक्स जो आपकी फेवरेट बुक है, जो आप सोचते हो कि यार मैं ना जब बैंकर बन जाऊंगा उसके बाद ये बुक पढ़ूंगा, भाई आज ही पढ़ लो उसको। बहुत बेसिक वाली उठाना, कोई हाई फाई इंग्लिश वाली नहीं। उसके बाद आप एडिटोरियल्स पढ़ना शुरू करोगे। मेरे कहने पे एडिटोरियल्स पढ़ोगे, क्योंकि एडिटोरियल से ना केवल आपकी रीडिंग, आपकी वोकैबलरी भी बहुत इम्प्रूव होती है। और आपको ये चीज़ मैं बता दूं कि बैंक एग्ज़ाम्स के जो एग्ज़ाम सेटर्स होते हैं, IBPS जो होता है, वो आपके एडिटोरियल से ही क्वेश्चंस बनाता है। बहुत सारे RCs आपके एज इट इज़ एडिटोरियल से आ जाते हैं। तो एडिटोरियल रीडिंग इज़ मस्ट। आपके वहाँ से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी अच्छा होगा, वोकैबलरी भी अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा आप प्रैक्टिस करोगे भाई, जो पढ़ रहे हो उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा कि चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही है। अप्लाई करके देखना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि इंग्लिश में आपको क्या क्या करना है। अब आ जाते हैं मॉक टेस्ट स्ट्रैटेजी पे, क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, पढ़ाई तो सही करते हैं लेकिन टेस्ट ढंग से नहीं देते, टेस्ट को एनालाइज ढंग से नहीं करते और वहीं पे मात खा जाते हैं। एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये नहीं पता है कि आपने जो टेस्ट दिया है उसमें कहाँ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, तो आप इम्प्रूवमेंट कर ही नहीं पाओगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, देखिए हमारे पास तो मेंटोरशिप बैच में एग्ज़ाम जो आप दोगे उसको एनालाइज करने के लिए मॉक टेस्ट एक्सपर्ट्स हैं, वो आपको प्रॉपरली एनालाइज करके बता देते हैं। लेकिन अगर आप उसका पार्ट नहीं हो तो आपको खुद से क्या क्या करना है, 2-3 प्रीलिम्स के मॉक्स हर वीक देने हैं आपको। स्टार्ट 1 मॉक्स से करो, धीरे धीरे करके आप इसको 2-3 की फ्रीक्वेंसी पर ले जाओ। प्रॉपर एनालाइज करो। एनालाइज कैसे करना होता है भाई, बेसिक्स मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो आप ये देखो आपको जो चीज़ें पढ़ी हुई थी वो बनी या नहीं बनी। मतलब अगर आपने परसेंटेज चैप्टर पढ़ा था लेकिन आपको उसके क्वेश्चंस मॉक में नहीं बने, तो क्यों नहीं बने, कहाँ पे आपको चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है, वो चीज़ समझो और उसको ठीक करो, हाथों हाथ ठीक करो। नेक्स्ट मॉक में आपकी सेम मिस्टेक्स रिपीट नहीं होनी चाहिए। एक्यूरेसी पे पहले फोकस करो, तुक्के नहीं लगाने हैं, पहले एक्यूरेसी बनानी है, उसके बाद स्पीड अपने आप आ जाएगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो ये चीज़ करो और सही तरीके से अगर मॉक्स दोगे तो आपके नंबर अपने आप बढ़ेंगे। मेंस की प्रिपरेशन कैसे करनी है भाई, हाई लेवल्स के पजल्स पढ़ने पड़ेंगे। हाई लेवल्स के पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, जो भी आपका रीजनिंग में आता है ये आपको करना पड़ेगा। DI की बात करें, डेटा इंटरप्रिटेशन भी आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आता है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो मैंने आपको पहले ही स्ट्रैटेजी बता दी है कैसे करना है। करंट अफेयर्स का भी मैंने ऊपर बता दिया, सेपरेट वीडियो भी बना दी है मैंने। एक और वीडियो ले आऊँगी जो 2026 के एग्ज़ाम्स के लिए एकदम परफेक्ट फिट करेगी। सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेंस की प्रिपरेशन में है वो ये वाला पॉइंट है, क्वेश्चंस का सिलेक्शन स्किल। अगर आप सही क्वेश्चन नहीं उठाते हो, गलत क्वेश्चन उठा के बैठ जाओगे
तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। अच्छा, मैंने ना अपनी मिस्टेक्स बताई हैं एक वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको पूरी मिस्टेक्स बताई हैं, आई बटन पे आपको मिल जाएगी, जो मैं मेंस एग्जाम्स में करती थी, जिसकी वजह से मैंने कुछ मेंस मेरे क्लियर नहीं हो पाए, उसके बाद मेरे सारे मेंस क्लियर हुए। तो वो मिस्टेक्स मैंने ठीक करी। तो उसमें एक मिस्टेक ये वाली भी थी, वो वीडियो देख लेना अगर आप ये नहीं चाहते हो कि आपका सिलेक्शन रुके, लेट हो, तो वो वीडियो ज़रूर देखना। उसमें एक क्वेश्चन सिलेक्शन वाली भी मिस्टेक थी कि मैं सही क्वेश्चन नहीं सिलेक्ट करती थी। गलत क्वेश्चन अगर मैंने सिलेक्ट कर लिया और उसमें मैंने 2 मिनट भी लगा दिए तो वो मेरा बड़ा नुकसान है। क्वेश्चन सिलेक्ट करना तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब आपको पता होगा कि कौन से क्वेश्चन मुझ पे बनते हैं और कौन से नहीं बनते हैं, तभी तो आप सही क्वेश्चन को सिलेक्ट कर पाओगे ना। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें होती हैं। अब मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा, बेसिक्स आपके क्लियर हुए होंगे कि बैंक एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी कैसे है। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी चाहिए तो किस सब्जेक्ट की चाहिए, वो मुझे ज़रूर से बताना। और अगर आप हमारे मेंटोरशिप का पार्ट बनना चाहते हो, जो हमारे अलग अलग बैचेस हैं उनका पार्ट बनना चाहते हो, अगर आप बिगिनर हो तो बिगिनर वाला बैच लो, रिपीटर हो तो रिपीटर वाला बैच लो, मेंस ओरिएंटेड तैयारी करना चाहते हो, प्रीलिम्स हमेशा निकल जाता है, मेंस ही रह जाता है, तो मेंस वाला बैच लो। इसमें कई सारे बैचेस आपके लिए अवेलेबल हैं, हर टाइप के बच्चे एनरोल कर सकते हैं। ऐसे बैचेस हमने बनाए हैं जहाँ पे आपको पूरा डिटेल गाइडेंस दिया जाता है। अच्छा, इसमें एनरोल करना हो तो ज़ीरो ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, और या तो फिर आप व्हाट्सएप पे जाके अच्छे खासे डिस्काउंट्स लेने हो तो व्हाट्सएप पे भी आप बात कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये पढ़ाई करते रहो अच्छे से और बढ़िया तरीके से, अपना ध्यान रखते रहो। बाय बाय, टेक।